बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया है। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकिशाफ हुआ है। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, दूसरी जानिब फरज शहजादी और फरा गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल है। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। जियो न्यूज़ इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता है कि पाकिस्तान से बाहर किसी फ़र्द का किसी जायदाद का मालिक होना अस खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है। बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या उन असासों को ख़रीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदन का इस्तेमाल किया होता है। ये उनके मुतालिका मुल्कों में टैक्स हुकाम के लिए है कि वो मामले की कानूनी हैसियत का फैसला करें। जियो न्यूज़ यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी समझता है कि दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत की हैसियत रखता है। यहाँ के मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। ताहम किसी भी बड़े आलमी शहर की तरह दुबई के भी अपने चैलेंजेस हैं। हर कम्यूनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करके निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अजमत या अक़दार या इसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। प्रॉपर्टी लीक्स पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द अमल भी सामने आ गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी, जायदाद को टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया गया है। 1 साल कबल जायदाद को फरोख कर दिया था। फरोख करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते पहले एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा कि प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द अमल में ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। सबको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा ने जिलावतनी में परवरिश पाई है। शहीद बीबी की जिलावतनी के दौरान बिलावल और बीबी आसफा इन अमलाक में रिहाइश पजीर रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो, बीबी आसफा के तमाम असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया की जाती हैं। बिलावल भुट्टो और बीबी आसफा की दुबई की अमलाक की तफसीलात पहले से पब्लिक है। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही कोई गैर कानूनी चीज़ है। तर्जुमान ने कहा कि बज़ाहिर ये खबर है, ना कोई स्कैंडल। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। प्रॉपर्टी लीक्स पर शेर अफजल मरवत ने रद्द अमल में कहा वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। दुबई में प्रॉपर्टी FBR इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी की तस्दीक FBR इलेक्शन कमीशन से की जा सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द अमल में कहा उनके असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द अमल में कहा उनकी जायदाद डिक्लेयर्ड है। जब अच्छी प्रॉपर्टी और गाड़ी का जिक्र आएगा तो उनका नाम सबसे ऊपर होगा। एक पेंडोरा बॉक्स खोला गया, उम्मीद है शवाहिद भी रखे जाएंगे।
अभी आपको खबर दें, प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए प्रॉपर्टी लीक्स की तहकीकात में शामिल सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने कहा, रिपोर्ट तैयार करते हुए नामवर शख्सियात से मुतालिक अहम इंकिशाफात सामने आए हैं। 2-3 ऐसे नाम हैं जो मेरे लिए एक बड़ी, मैं समझता हूँ, फाइंडिंग थी। एक तो जो है वो साबिक जो सदर थे आरिफ अलवी साहब, उनकी बहू के हवाले से भी प्रॉपर्टी निकली और फिर उसके बाद जो मैंने उनसे रब्ता किया अवाब अलवी साहब से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी मिसेस को इनहेरिटेड थी और ये प्रॉपरली डिक्लेयर्ड है। उसमें एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, जनरल राजा आरिफ, उनसे मैंने रब्ता किया। उनकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही थी जो था उसमें, उनसे जब मैंने रब्ता करके मौक़िफ़ लिया तो वो कहते हैं 2017 में उनके बेटों ने इनको ये गिफ्ट की है प्रॉपर्टी, जो कि बाहर रहते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है या नहीं है, तो वो कहते हैं अभी तक डिक्लेयर नहीं की उन्होंने। और फिर मैंने रीज़न पूछा कि डिक्लेयर ना करने की वजूहात क्या हैं, तो वो कहते हैं 2012 में उनको पोजेसन मिली है और 2 साल फिर भी मैंने कहा कि हो गए, आपने फिर भी डिक्लेयर नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि वो इस जो टैक्स ईयर है उसमें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रॉपर्टी लीक्स को पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा करार दे दिया है। कहा, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है। लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। का नाम पहले भी आया, शौकत अजीज साहब का भी नाम पहले आया, वाबदा साहब का भी नाम पहले आया, हुसैन नवाज का भी नाम पहले आया, फरा गोगी का भी नाम पहले आया। आपने क्या इंकशाफ किया? री रन है उसी पुरानी फिल्म का, और वो भी डब्बा फिल्म थी। उसमें क्या हुआ था, क्या रिजल्ट निकला था पनामा का, मुझे बताएं। एक बंदे को कन्विक्शन हुई हो, वो मुझे बताएं। वही एक्टर्स, वही कैरेक्टर, वही कहानी, इसमें क्या इंकशाफ है? मुल्क में जो इस वक्त हालात है ना, ये जो एहतसाब का या लोगों का हिसाब किताब हो रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारी चीज हो रही है। टोटल 1000 से ऊपर मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और सूबाई असेंबली के, उसमें 6 या 7 आप बता रहे हैं, ये 10 बता रहे हैं। आप किसी सिटिंग एमएनए या एमपी का बताएं कि उसने छुपाई हुई है, या सिटिंग जर्नल या एयर मार्शल का जिसने छुपाई हुई है। वो सारे कहते हैं हमने डिक्लेयर की हुई है। मोहसिन नकवी का आपने नाम लिया, उसकी डिक्लेयर्ड है उसकी बेगम। एक बंदे ने डिक्लेयर की हुई है, अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर की हुई है, चाहे वो सियासतदान है या नहीं सियासतदान, ये जुर्म ही नहीं बनता। पानी की किल्लत के शिकार कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। कराची को यौमिया 13 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक का तरक्याती काम 16 से 19 मई तक जारी रहेगा। न्यू पंप हाउस घरों में पैनल और नए बरकी आलात नस्ब किए जाएंगे। शहरी पानी का जखीरा करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। कराची में डाकुओं की फायरिंग से निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जाँ बहक और उसका मामू जख्मी हो गया। 22 साल का मकतूल निहाल वालिदैन का इकलौता बेटा और आर्किटेक्चर का तालिब इल्म था। इसी वाक़े के 2 डाकू भी मारे गए हैं। कमर अली मस्तोई की रिपोर्ट देखिए। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। मकतूल के मामू न्याज का कहना है कि उसका भाई और भांजा सादी टाउन से नॉर्थ नाजबाबाद जा रहे थे कि सुपर हाईवे जमाली पुल पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की। निहाल ने अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग की, जिससे 2 डाकू मारे गए, जबकि डाकुओं की फायरिंग से निहाल जाँ बहक और उनका भाई अयाज जख्मी हो गया। जमाली पुल से पहले अटक का पंप है, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों पे इनको फायर मारा है। उसके बाद आवाज़ लगाना रुको रुको रुको। पहले उसके बेचारे बच्चे के मेरे सीने पे लगी है गोली, जो एक्सपायर हुआ है शेख निहाल। उसके बाद एक जो भाई चला रहा था मेरा मोटरसाइकिल अयाज, तो इनके पिस्टल लगी हुई थी। जो पीछे लड़का जिसके गोली लगी है, जो शहीद हुआ है, उसने पिस्टल निकाल के दोनों पे पूरे फायर करे, जो मेरा ख्याल से शायद दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। निहाल ने पिस्टल निकाला है और उसने पूरा का पूरा मैगजीन उनके ऊपर खाली किया है, और अगर निहाल ये ना करता तो आज शायद अयाज भाई भी हमारे दरमियान ना होते। पुलिस का दावा है कि डाकू मुकाबले में मारे गए, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की फिलहाल तस्दीक नहीं हो सकी कि डाकू को लगी गोली किस बंदूक की थी। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे और आखिरी T20 में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान ने 179 रन का हदफ 3 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर नुमाया रहे।
डबलिन में खेले गए मैच में आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 178 रन बनाए। लॉकिन टकर 73 रन बनाकर नुमाया रहे। एंडी बलबर्नी ने 35 और हेनरी टकर ने 30 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। अब्बास आफरीदी ने 2, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने 1-1 विकेट ली। जवाबी इनिंग्स में ओपनर साम अयूब 14 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 139 रन की शराकत बनाकर हदफ आसान बना दिया। मोहम्मद रिजवान 56 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 42 गेंदों पर 75 रन बनाए। आजम खान ने सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 18 गेंदों कबल हासिल करके 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। आयरलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पार्टनरशिप के नए रिकॉर्ड्स बना दिए, जबकि बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर्स के बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तीसरे T20 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दूसरी विकेट के लिए 139 रन की शराकत कायम की। रिजवान और बाबर T20 इंटरनेशनल में 10वीं सेंचुरी शराकत बनाकर 10 सेंचुरी पार्टनरशिप्स करने वाला पहला पेयर बन गया। साथ साथ दोनों प्लेयर शराकतदारी में 3000 रन बनाने वाली पहली जोड़ी भी बन गई। ये T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम की 17वीं सेंचुरी पार्टनरशिप थी। वो सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल सेंचुरी पार्टनरशिप करने वाले प्लेयर हैं। मोहम्मद रिजवान 13वीं मरतबा सेंचुरी पार्टनरशिप में हिस्सेदार बने। साथ साथ मैच में 75 रन की इंफरादी इनिंग्स के साथ बाबर आजम सबसे ज्यादा 50+ बनाने वाले प्लेयर भी बन गए। ये बाबर आजम का 39वां 50+ स्कोर था। इंडिया के विराट कोहली ने 38 50+ स्कोर बनाए हैं। मैच के 14वें ओवर में बाबर आजम ने बेन वाइट को 4 छक्के लगाते हुए 1 ओवर में 25 रन बनाए। ये T20 इंटरनेशनल में किसी एक ओवर में किसी पाकिस्तानी बैटर का सबसे ज्यादा स्कोर है। बहावलपुर में गर्मी बढ़ते ही मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के बच्चा वार्ड में बिस्तर कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 3 बच्चे जेर इलाज हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर रीजन में भी गर्मी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के पीड वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर सख्त गर्मी है और बेड्स की भी बहुत किल्लत है। एक बेड पे 3 4 छोटे बच्चे जो ज़ेर इलाज हैं और गर्मी के मौसम में वार्ड्स में AC भी बंद है। छोटे बच्चे और उनके लवाहिकीन बहुत परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त पीड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी भी मौजूद हैं। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो बच्चों में बीमारी इफेक्ट करती है ना, वो गैस्ट्रो की डायरिया, जिसमें बच्चे उल्टियों के साथ आते हैं, मोशन के साथ आते हैं और बच्चों में गर्मी के मौसम की वजह से बड़ी जल्दी उनमें ना डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर हमारे आउटडोर देख लें, आप एमरजेंसी देख लें, वार्ड देख लें, तो ज़्यादा बच्चे हमारे गैस्ट्रो के साथ एडमिट होते हैं। और गर्मी का मौसम में मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी रैपिड ग्रोथ होती है। इस वजह से बच्चों में वो बदएहतियाती की वजह से ना जरासीम चले जाते हैं पेट में, जैसे उल्टियाँ और मोशन लग जाते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है हमारे वार्ड की वो है 70 और हमारे पास एट ए टाइम जो है 120, 130, 200 के राउंड अबाउट जब हमारा एडमिशन डे होता है तो ये 200 के राउंड जो है पेशेंट एडमिट हो जाते हैं। मरीजों का, उनके लवाहिकीन का और शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि रीवैम्पिंग का सिस्टम ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर AC चलाए जाएं ताकि इस मौसम गर्मा में मरीज गर्मी से तो ना मरे। इन दिनों मुल्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में आज दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुल्तान में टेम्परेचर तकरीबन 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 31% जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से गर्मी बढ़ते ही जो है शहर के मुख्तलिफ जो रोड्स हैं उनके ऊपर स्टॉल्स लगना शुरू हो गए, जिनके ऊपर छतरियाँ, टोपियाँ और दीगर चीज़ें जो है फ़रोख्त की जा रही हैं। अक्सर जो लोग रोड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनकी जानिब से छतरियाँ खरीदी जा रही हैं, टोपियाँ खरीदी जा रही हैं और रुमाल भी जो है, चूँकि मुल्तान में आंधी भी आती है और शदीद धूप पड़ती है जिसकी वजह से लू का भी इम्कान होता है, तो वो रुमाल भी खरीदे यहाँ पे जा रहे हैं। जी, जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑनलाइन ई-डोमिसाइल का बनवाना तलबा और ख़वातीन के लिए दर्द सर बन गया है। मकामी कबायली ने सूबाई हुकूमत से ई-डोमिसाइल बनाने के लिए फॉर्म बे की शर्त ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे आदम खान वज़ीर।
जिला लाहौर जनूबी वजीरिस्तान वाना में ऑनलाइन ईडू मिसाइल बनना स्टूडेंट्स और खवातीन के लिए दर्द सर बन चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और होम डिपार्टमेंट की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने 21 मार्च से ईडू मिसाइल बनाने के लिए जारी करदा पॉलिसी के तहत अपने काम का आगाज तो कर दिया, मगर ईडू मिसाइल की पेचीदा प्रोसेस ने लोगों को मुश्किल से निकालने की बजाय मजीद मुश्किल में डाल दिया। जबकि दूसरी जानिब 18 साल से जायद उम्र के शख्स का फॉर्म बे न बनना लोगों के लिए अलग मुसीबत बन गया है। असिस्टेंट कमिश्नर वाना फैसल इस्माइल ने जियो न्यूज को बताया कि जिले इंतजामिया को शहरियों की जानिब से ईडू मिसाइल के हवाले से काफी शिकायतें मौसूल हो रही है। हमने इस हवाले से होम डिपार्टमेंट को लेटर्स किए हैं, उनका अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। सच सूबाई हुकूमत को आम शहरों की सहूलत के लिए ईडू मिसाइल के हुसूल के लिए जारी करदा पॉलिसी में रद्द-बदल करने की जरूरत है ताकि आम शहरियों को मुश्किलात की बजाय आसानी फराम हो। आदम खान वजीर, जियो न्यूज, जनूबी वजीरिस्तान। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट में स्कॉलरशिप से मुतालिक सेमिनार हुआ। तफसील बताएंगे महबूब आलम। अमरीकी ताउन से दी जाने वाली स्कॉलरशिप से मुतालिक सेमिनार में प्रोग्राम के लिए दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर आतिफ शाह का कहना था कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत उमरकोट कैंपस के 100 तलबा और तालिबात को मुफ्त तालीम और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस प्रोग्राम में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाएगी अलॉन्ग विद द फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज। इसके अंदर इनको बैग्स, किताबें, इनकी कॉपीज, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग। यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के मुताबिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले दिन ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात के 200 फॉर्म मौसूल हुए हैं। यहाँ के बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि यहाँ के बच्चे कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अप्लाई करने के काबिल बन जाएंगे। तलबा और तालिबात का कहना था कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खुद एतमादी में काफी इजाफा हुआ है। मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी, इतना ज्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन एक्सेस के 2 सालों में मैंने लोगों से बातें कर करके, स्पीचेस कर करके और बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करके मैंने बात करना सीख लिया है। मुंतजमीन का कहना था कि होनहार तालिब इल्मों के लिए ये मौका है कि वो स्कॉलरशिप से इस्तेफादा करके अपना मुस्तकबिल संवारें। महबूब आलम, जियो न्यूज़, उमरकोट। कभी शोख कभी संजीदा अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा, मेज़बान बुशरा अंसारी टेलीविज़न की मकबूल तरीन फ़नकारा जिस रंग में ढाला ढल गईं, जो किरदार दिया जानदार बना दिया। देखने वाले साथ साथ हंसते हैं, आंखें नम करते हैं। हर दिल अजीज़ बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक हो। शादी बात नहीं कर रही है तू, जैसी आप घर पे करते